बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में बेटे हमने बात की थी टू नेशन थ्योरी और दो कौमी नज़रिए के क्वेश्चन को हमने मुकम्मल कर लिया। आज के हमारे लेक्चर में जो टॉपिक शामिल है वो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। बोलिए बेटे, क्या टॉपिक है? हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। अब ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि ये टॉपिक भी 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आया हुआ है। अच्छा है, बहुत ही आसान, अभी आपको याद हो जाएगा, आप सुनेंगे समझेंगे। एक बात ज़रा ज़हन में लाओ, मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई हुई है लेकिन आज दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। आपको याद होगा बेटे, मुझे बताइएगा, बड़े सग़ीर में कौमें रहती थी दो। एक कौन रहते थे बेटा? सॉरी, हिंदू रहते थे, शाबाश। और उनके साथ कौन रहते थे? मुसलमान। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये आपने बेटे इजाफतन इस टॉपिक में ख़ुद अपनी वर्डिंग में ऐड करना है और उस पर आपने हेडिंग लिखनी है पसे मंज़र। ये बेटा इजाफी हेडिंग के तौर पर जब भी आप ये टॉपिक लिखें तो आप उसमें ये ऐड कर देंगे पसे मंज़र, बैकग्राउंड। अच्छा, अगर आपको समझ ना आए कि मैं अपनी वर्डिंग में कहाँ से लिखूँ, कैसे लिखूँ, तो आप बेटे जो सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी हैं, नज़रिया के माखज़, उसमें एक हेडिंग है ना, मुआशी मकासद, बेटे आप वो वाली हेडिंग भी इस पसे मंज़र के अंदर लिख सकते हैं। मगर वहाँ पर फिर हेडिंग आपने वो नहीं देनी। बोलिए क्या? वहाँ हेडिंग आपने वो नहीं, वहाँ हेडिंग यही होगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट आप वो वाला ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या बात मैंने समझाई हुई है, रिवाइज कर रहा हूँ। आप जानते हैं बेटे बरे सगीर में कौन रहते थे? हिंदू और मुसलमान, और इनके ऊपर हुकूमत कौन करते थे? अंग्रेज़। अच्छा, अब बेटे जब आया 1857, बोलिए क्या आया? 1857 आया ना, तो 1857 में इन हिंदुओं ने मुसलमानों को कहा कि मुसलमान हम दोनों ना ऐसे करते हैं कि हम मिलकर ना इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं और जंग लड़कर इन अंग्रेज़ों को बर्रे सग़ीर से हम, बोलिए ना, निकाल देते हैं। उन्होंने कहा जी हम इनको निकाल देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब जब उन्होंने कहा कि बड़े सग़ीर से निकाल देते हैं तो बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े तवज्जो के साथ। उन्होंने कहा निकाल देते हैं। अब इधर दो कौमें थी, कौन कौन सी? और हुकूमत में कौन थे? अंग्रेज़। तो बेटे अवाम जितनी भी जैसे भी हो हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर नहीं होती। हुआ ये कि अच्छा, फिर इनके पास तो सब कुछ था, क्योंकि बरे सग़ीर में मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की? मैंने बताया था 800 साल, शाबाश, 800 ईयर गवर्नमेंट की। लेकिन बेटा इमारतें तो बना दी, शालामार बाग बना दिया, बादशाही मस्जिद बना दी, शाही किला बना दिया, वगैरह वगैरह, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी इमारतें तो बना दी, लेकिन मुसलमानों ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी। मुसलमानों की इल्म से मोहब्बत देखें आप, बरे सग़ीर के लोगों की यूनिवर्सिटी को नहीं बनाई। अगली बात सुने बेटा, अपने लिए कोई वेपन्स तैयार नहीं किए। अब इस हवाले से बड़े कमज़ोर रहे। अब यहाँ देखिए बेटे, हिंदू और मुसलमान ये दोनों, इन्होंने फैसला किया हम अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़के इनको यहाँ से निकालते हैं। इनको कहते हैं जाओ वापस अपने यूरोप, उधर ही रहो जाके। लेकिन जैसी जंग शुरू हुई, इनके पास वेपन्स भी थे, रूल्स भी थे, टूल्स भी थे, और इनके पास छणकना भी नहीं था। वो जो बच्चे पकड़ाते हैं ना, मराहिल जब छोटी थी, अब इसको पकड़ाते थे कि जी ये कर ले, ठीक है, तो ये लगी रहती थी। अब यहाँ देखिए, वो यहाँ बात तवज्जो तलब है, वो ये कहते हैं जी कि अब ना इनके पास, अवाम के पास कुछ भी नहीं था। ये लून मिर्चों वाले डंडे लेकर आए हुए थे लड़ने के लिए। तो बेटे देखा कभी आपने, जिससे वो पेस्ट बनाते हैं शाम को, समझ आ रही है ना, ज़ुर्रियत बना रही होती है शाम को। अब यहाँ देखिए बेटे, ये दोनों थे, हिंदू और मुसलमान, इनके पास कुछ भी नहीं, उनके पास बोलो ना सब कुछ था। जब सब कुछ था तो बेटा ये जंग जीतने में कामयाब, और जिस मकसद के लिए अंग्रेज़ों से जंग लड़ी थी, मकसद क्या था?
کہ ان کو یہاں سے نکال، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اچھا اگلا ظلم یہ ہوا کہ بیٹے ایک تو جنگ ہار گئے، اور اگلا ظلم یہ ہوا کہ جیسے ہی جنگ ہارنے لگے، یہ ہندو جنہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ ہم دونوں مل کر جنگ لڑتے ہیں، وہ ہندو بھی بیٹے کن کے ساتھ جا کے مل گئے، اور ان کو جا کے کہتے کہ ہم نے تو تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑی، جنگ تو یہ مسلمانوں نے لڑی ہے، اور ان کو یقین دلوانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اگر کوئی خلاف ہے نا تو وہ کون ہے؟ اچھا جب انہیں یقین بھی ہو گیا تو پھر ان انگریزوں نے جنگ بھی جیت لی، ہندوؤں کے ساتھ بھی مل گئے، پھر پیچھے کون بچ گئے؟ تو پھر مسلمانوں سے ان انگریزوں نے چن چن کے بدلے لیے، اور بدلے لیے کیسے؟ بدلے ایسے لیے کہ مسلمان اگر جاب کرتے تھے گورنمنٹ کی تو جاب سے، اگر انہوں نے اپنا بزنس شروع کرنا ہوتا تو نیا بزنس تو دور کی بات، جو پرانے تھے وہ بھی مسلمانوں کے بند کر دیے۔ مسلمانوں کے پاس پراپرٹیز تھیں، زمینیں، بیٹے وہ زمینیں بھی چھین کر کن کو گفٹ دے دی؟ ہندوؤں کو گفٹ دے دی۔ اچھا ٹیکس لگتے، ٹیکس تو بیٹے ٹیکس ہندوؤں پر کم لگتے اور مسلمانوں پر۔ ایگریکلچر کا سامان تھا، ایگریکلچر کا پروفیشن تھا، مسلمان زراعت کا کام کرتے تھے، بیٹے زراعت کا کام بھی مسلمانوں سے لے لیا، اور جو زراعت کا کام کرتے ان پر ٹیکس زیادہ لگتا۔ مارکیٹس جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، پیداوار ہوتی ہے زراعت کی، بیٹا وہ صاحب ذرا کھیت میں تو نہیں بکتی، وہ کہاں جا کے بکتی ہے؟ کسی مارکیٹ میں، منڈی میں بکتی، مارکیٹ میں بکتی۔ بیٹا کھیتوں سے سامان لے کر جانا وہاں تک تو رستے میں ٹیکس زیادہ وصول کرنا، کن سے؟ تو یوں بیٹے مسلمان اکانومیکلی بہت زیادہ ویک ہو گئے۔ اس پورے ٹاپک میں ہم یہ بات ہی پڑھیں گے کہ جب وہ جنگ ہار گئے، کون؟ مسلمان اور ہندو جنگ ہار گئے، تو ہندو تو مل گئے، تو پیچھے بچ کون گئے؟ تو بیٹا مسلمانوں کے ساتھ پھر ہوا کیا؟ یہی ٹاپک ہے، بولیے کیا ٹاپک ہے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی پلے پئی۔ بیٹے یہ ٹاپک ہے، پلے پئی مین سمجھ آ گئی، اور گئی ہیں؟ ادھر پیچھے دونوں چیئرز پہ بٹھا دیں ان کو، ٹھیک ہے، خالی ان کے لیے رکھی ہیں، سمجھ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے سمجھ ہیں، دیکھو۔ اچھا اب یہاں دیکھیے بیٹے، وہ سمجھانا چاہتا ہے، یہ بات سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ پھر جب 1857 کی وار کے بعد مسلمان اکانومیکلی ویک ہو گئے تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ لو میرے پترو، اب جب آپ نے یہ ابتدا میں اضافی ہیڈنگ لکھ لی، بولو بیٹے لکھ لی، اب جو پہلا پوائنٹ ہے بک پر، اس پر آپ نے پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے اکانومک پالیسیز، معاشی پالیسیاں، معاشی پالیسیاں، اکانومک پالیسیز۔ شاباش، پس منظر مین بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پس منظر کہاں لکھنا ہے؟ ماتھے پر، ہاں بیٹے بیک گراؤنڈ۔ اس میں جو ٹیکسٹ لکھنا ہے وہ سورسز آف آئیڈیالوجی میں جو فورتھ پوائنٹ ہے اکنامک آبجیکٹیوز، وہ والا ٹیکسٹ آپ نے اس ہیڈنگ میں لکھ دینا۔ اچھا اب آگے دیکھیے، معاشی پالیسیاں، اکانومک پالیسیز۔ اچھا کہتے ہیں بیٹا انڈر لائن کیجیے گا، یہ پہلا پوائنٹ ایکسرسائز کا شارٹ کویسچن ہے، اور اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی، ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی، اور اس کمپنی نے آ کر ایسی اکانومک پالیسیز بنائیں جن پالیسیز سے مسلمانوں کو نقصان ہوا اور ہندوؤں کو، بولیے نا، فائدہ ہوا۔ بیٹے سنو، اب یہ ہے کیا بیٹا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آفس بنا دیا، آسان لفظوں میں، بہت آپ کے لیول پہ آ کے سمجھا رہا ہوں، ایک آفس بنا دیا، اس میں 15-20 بندے اپوائنٹ ہو گئے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ پورے سب کانٹیننٹ کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے تھے۔ کون؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ شاباش شاباش، کون؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ کیا کرتے تھے؟
क्या बनाते थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी? 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका काम क्या था? मुआशी पॉलिसियाँ बनाना। तो जब वो मुआशी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे कि इकॉनमी यूँ चलेगी, यूँ चलेगी, यूँ चलेगी, तो इकॉनमी चलाते वक्त वो आसान रूल बनाते हिंदुओं के लिए और सख्त रूल बनाते। तो ये पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बेटा किन की तरफ से? बोलिए बोलिए, किन की तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। किन को? कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया? ऐसी मुआशी पॉलिसियां बनाई जिससे हिंदुओं को फायदा। और इतनी सी बात याद करें बस, कोई लंबा चौड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लिखें, बोलिए बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? उन्होंने ऐसी मुआशी पॉलिसियां बनाई जिससे हिंदुओं को हुआ और नुकसान मुसलमानों। इतनी सी बात। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे टैक्स, भारी टैक्स लगाना, इम्पोजिंग ऑफ टैक्सेस, भारी टैक्स लगाना, इम्पोजिंग ऑफ टैक्सेस। ये बात मैंने आपसे पहले भी की कि बेटा टैक्स लगाए गए। अब मुसलमान की गाड़ी जा रही है तो टैक्स ज़्यादा, और अगर हिंदू की जा रही है तो, अगर बिजनेस खोलना है हिंदू ने तो टैक्स, अगर खोलना है मुसलमान ने तो टैक्स। चाय की पत्ती, छोटी बात कर रहा हूँ, सिगरेट, साबुन, शैम्पू, फेयर एंड हेयर लवली है क्या? ठीक है जी, फेयर लवली के क्या? फेयर एंड लवली, ठीक है जी। या फायदा ब्यूटी क्रीम अगर बेटे लेनी है किसने तो टैक्स, और अगर लेनी है टैक्स। सूट बेटे अलग अलग, आप मतलब मेकअप का सामान है, आपकी आई लैशेज़ हैं, आपके लिपस्टिक है, आपकी गारा है, वो मेकअप है। तो मेरा पुत्र ये सारा कुछ जितना भी मेकअप का उर्दू में तर्जमा आता है आपको? मेकअप का उर्दू तर्जमा क्या है? कमी को पूरा करना। क्या बेटे? कमी को पूरा करना। इसलिए हमने कभी नहीं किया। तो ये बात तवज्जो तलब है, ये बात समझने वाली है कि बेटा भारी टैक्स। अब मुसलमानों पर टैक्स भारी लगाए जाते और हिंदुओं पर टैक्स कम लगाए जाते। अगला पॉइंट बेटे लिखें, ओहदों से हटाना जी, रिमूवल ऑफ डेजिग्नेशंस, ओहदों से हटाना। अब जब आपने अटेम्प्ट करना है तो बेटे इन्हीं हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है, ओहदों से हटाना। अच्छा बेटे मुसलमान इस 1857 की वॉर से पहले बड़े बड़े ओहदों पर थे। कोई MNA था, कोई MPA था, कोई वज़ीर था, कोई मुशीर था। यूँ बेटे मुसलमानों के मराहिल बढ़ते रहते थे, तरक्की उनकी होती रहती थी, उनके पास बड़े बड़े डेजिग्नेशन थे। लेकिन काक्यो जब 1857 की वॉर हो गई तो मुसलमानों को उनके ओहदों से बोलिए हटा दिया गया। तो यूं भी बेटे जब ओहदों से हटा दिया तो किसी के पास ओहदा ना हो तो क्या उसको इनकम आएगी? पैसे भी नहीं आते। तो इकोनॉमिकली वीक हो गए। मुआशी महरूमी का मतलब इकोनॉमिकली वीक, जो पैसे मुसलमानों को आते थे वो आना बंद हो गए। तो जब किसी के पास पैसे ही ना आए तो बताइए बेटे उस कौम का हाल क्या होता है जो पाकिस्तान का है? ठीक है, वो उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था। ठीक है, तो ये था। अगला बेटे आप ये ऐसा तो नहीं कि जनाब मैं अब ये मिर्चें डाल दी, ये कर दिया। कई ऐसे होते हैं ना यूट्यूबर, वो बना रही होती हैं खाना तो एंड पर वो यही कहती हैं कि अब पता नहीं क्या बन गया। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आगे ज़रा देखिए, आगे बढ़ते हैं बेटे और अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे जी, ओहदों में तरक्की, ओहदों में तरक्की, ओहदों में तरक्की, बेटरमेंट ऑफ डेजिग्नेशंस। अब ज़रा देखिए ओहदों में तरक्की। बेटा जो मुसलमान थे उनको तो ओहदों से, और उसके बरक्स जो हिंदू थे उनको ओहदों पर तरक्की दे दी गई। और न सिर्फ बिठाया गया बल्कि तरक्की दे दी गई। कोई अगर 14वें ग्रेड का ऑफिसर था तो उसको 18वें ग्रेड पर कर दिया, 20वें ग्रेड पे कर दिया, तो उनको ओहदों पे तरक्की दे दी। उसके बाद अगला पॉइंट बेटा लिखेंगे, ज़मीनों से महरूमी, डेप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ज़मीनों से महरूमी, डेप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। बेटे मुसलमानों के पास ज़मीनें थीं
वो उनसे छीन ली और छीन कर किन को दे दी बेटा, हिंदुओं को दे दी। ठीक है जी, यूँ उनके पास ज़मीनें ना रहीं। उसके बाद अगला पॉइंट आप बेटे लिखेंगे मुलाजमतों से महरूमी। शाबाश, डेप्रीवेशन ऑफ जॉब्स, मुलाजमतों से महरूमी, मुलाजमतों से महरूमी। यूँ बेटे मुसलमान जॉब्स करते थे तो मुसलमानों को जॉब से भी निकाल दिया। बेटे मुश्किल बातें तो नहीं हैं, समझ आ रही है ना, आसान टॉपिक है। आगे देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे जी अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल या अमन व अमान का मसला, अमन व अमान का मसला। जी बेटा आप लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे क्या क्या लिख लेंगे हम, ग्रेट थ्रेट टू सिक्योरिटी, थ्रेट टू सिक्योरिटी, अमन व अमान का मसला। बेटे जब अंग्रेज़ों का दौर था तो अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में, अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में समझिए बात को, देखिए इधर अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में ना बेटा पूरे सब कॉन्टिनेंट में लड़ाई झगड़े बड़े होते थे। क्या होते थे बेटा, लड़ाई झगड़े, जंगें, इधर हिंदू एहतजाज कर रहे हैं, इधर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की सूरत हाल ऐसी थी जैसी आजकल पाकिस्तान की है, एहतजाज हो रहे हैं, लूट मार हो रही है मामला। तो ऐसी सिचुएशन थी। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली जिस तबके को नुकसान हुआ वो तबका कौन सा था, मुसलमानों का। अगला पॉइंट बेटे आप लिखेंगे माल की नक्लो हमल, माल की नक्लो हमल। जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स। जी जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि खेतों से सामान मार्केट्स तक लेकर जाना, इसको कहते हैं नक्लो हमल, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बेटे जब लेकर जा रहे होते तो रास्ते में ज़्यादा टैक्स किन पर लगाए जाते, मुसलमानों, और यूँ मुसलमानों को नुकसान होता था। और फिर मुसलमान ज़्यादा ख़रीदते थे रेशम, सूत, ये जो कपड़ा जिससे बनता है ना, इसको ये कपड़ा रेशम और सूत से बनता है। तो ये वाली फैक्ट्रीज़ उन्होंने बेटे बंगाल से दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दी। अब जब दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दी तो मुसलमानों को वो ख़रीदने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता, उससे उनके पैसे ज़्यादा लगते, टैक्स भी ज़्यादा लगता, और यूँ इसका नुकसान किन को उठाना पड़ता। अगले पॉइंट पर आप लिखेंगे बेटा किसानों पर टैक्स। शाबाश, किसानों पर टैक्स। जी टैक्स ऑन फार्मर्स। अच्छा मुसलमान ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे तो उन्होंने स्पेशली यानी बेटे हर वो सेक्टर जिसमें मुसलमान इन्वॉल्व थे ना उस पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दी, कीमतें कम कर दी। यानी अगर फॉर एग्जांपल यानी टैक्स बढ़ा दिए, एक तरफ टैक्स बढ़ा दिए, अब जब खेत की फसल तैयार हुई अब उसने आके बेचनी है मार्केट में तो उस वक्त भी किसान को ज़्यादा कीमत नहीं। तो यूँ बेटा ये इकोनॉमिकली मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। क्या क्या हुआ बेटे, माशी पॉलिसियाँ किन के लिए सख्त थीं और नरम, टैक्स किन पर ज़्यादा लगाए गए, ओहदों से किन को हटाया गया, ओहदों पर तरक्की किन को दी गई, शाबाश, ज़मीनों से महरूम किन को किया गया, मुलाजमतों से। अमन अमान का मसला अंग्रेज़ों के दौर में पूरे बरसगीर में बेटे आए रोज़ एहतजाज, लड़ाई झगड़े रहते थे, उससे ज़्यादा नुकसान किन को उठाना पड़ा। और बेटे माल की नकलो हमल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में भी प्रॉब्लम आती। क्यों प्रॉब्लम आई, क्योंकि उन्होंने रेशम और सूत, बोलिए, इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो बेटा बंगाल से बाहर मुंतकिल कर दी। तो मुसलमानों को माल की ख़रीदो फरोख्त में बाहर जाना पड़ता, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते, टैक्स भी अदा करना पड़ता। और फिर स्पेशली उन्होंने किन पर टैक्स लगा दिए, और किसानों पर टैक्स क्यों लगाए? नहीं, किसानों पर टैक्स क्यों लगाए? क्योंकि ज़्यादातर किसान कौन से थे, मुसलमान। तो उससे फिर मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोरियों का, महरूमियों का सामना करना पड़ा। मुझे बताइए बेटे, समझ आ गई बात कि मुसलमान इकोनॉमिकली कमज़ोर कैसे हुए? बोलिए बेटे, क्लियर? कोई मसला तो नहीं? आप बेटे सिर्फ फिंगर टिप्स पे हेडिंग्स याद करें ना तो ये टॉपिक आप लिख सकते हैं। ओके हो गया जी।